बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 का एक्सरसाइज, फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10 है, एक्सरसाइज नंबर 10। अच्छा, चैप्टर 10 पेज नंबर 376 आप बुक में ओपन करें और जो MCQ नंबर 1 है उसको पहले से पढ़ लें। उसमें कह रहे कि assume we can change the equilibrium state of a system। अच्छा, तो हम दो प्रोसेस कर रहे हैं और इसमें इक्विलिब्रियम स्टेट को चेंज कर रहे हैं, करेक्ट। assume that initial and final states are same। इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, सही है। इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। which quantities del u, del q, del w and del t must be same for those two processes। तो दो प्रोसेस में कौन सी क्वांटिटी सेम होगी? del q, del w, del q, del w, del u, del t, इनमें से कौन सी क्वांटिटी सेम होगी? अच्छा, हमने ये बताना है। तो सबसे पहले याद रखिए, ये जो डेल्टा q है और डेल्टा w है, दीज आर कॉल्ड पाथ फंक्शंस। ये पाथ फंक्शंस हैं और पाथ फंक्शन जो है ये पाथ पे डिपेंड करते हैं। अगर ये पाथ पे डिपेंड करते हैं तो फिर टू प्रोसेस में ये कभी भी सेम नहीं हो सकते, क्योंकि अगर टू प्रोसेस में आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं तो इसका मतलब ये होगा, तो पाथ कोई भी हो सकता है। अगर पाथ कोई भी हो सकता है तो फिर ये वर्क डन और ये डेल्टा क्यू जो है ये चेंज भी हो सकते हैं। अच्छा, अगर आप देख लें डेल्टा यू और डेल्टा टी, ये हमारे पास जो है ये स्टेट वेरिएबल्स है। ये इसको कहते हैं स्टेट फंक्शंस, ये इसको स्टेट वेरिएबल कहते हैं। और ये पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं, ये इंडिपेंडेंट ऑन पाथ है। अगर ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते तो आप अगर कोई भी पाथ फॉलो करोगे तो इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर हमेशा सेम होगा। तो इसका ये मतलब है कि ये दोनों स्टेट फंक्शंस है और ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते तो आप कोई भी पाथ फॉलो करोगे तो ये इंशाल्लाह हमेशा कांस्टेंट। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन एनी प्रोसेस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट। तो याद रखिए, हीट में कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शन पे डिपेंड करना चाहिए। तो इसमें है ऑप्शन ए अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन। अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो हीट में कन्वर्जन ज्यादा होगा, अगर अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन कम होगा तो हीट में कन्वर्जन कम होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन। अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि द इन आइसोथर्मल चेंज in isothermal change the internal energy is। तो आइसोथर्मल में, आइसोथर्मल का मतलब है, आइसो का मतलब है सेम और थर्मल का मतलब है टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल का मतलब है सेम टेम्परेचर। तो सेम टेम्परेचर में इंटरनल एनर्जी भी सेम होती है, तो सेम इंटरनल एनर्जी। जिसमें है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 MCQ नंबर 4 वो कह रहे हैं अ थर्मोस बॉटल कंटेनिंग हॉट कॉफी इज विगोरसली शेकन। आप इसको विगोरसली क्या करें? शेकन करें। कंसिडर द कॉफी एज अ सिस्टम देन इट्स टेम्परेचर इज। तो अगर आप देखें, आप कॉफी को विगोरसली शेकन करेंगे। विगोरसली शेकन करने से कॉफी के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करेंगे। कोलिजन करने से इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर इंक्रीज्ड। क्योंकि आप जब कॉफी को, थर्मस बॉटल को आप शेकन करेंगे तो कॉफी जो है वो शेकन होगी, तो इसके मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन करेंगे। कोलिजन करने की वजह से उनकी इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर बोथ आर इंक्रीज। तो ऑप्शन ए इसमें आ जाएगा इंक्रीज्ड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है मैक्सिमम वर्क कैन बी ऑब्टेन्ड इन द प्रोसेस इज कॉल्ड। अच्छा, याद रखिए, मैक्सिमम वर्क जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो साइक्लिक प्रोसेस में है। मैक्सिमम वर्क जो कार्नाट इंजन है वो जो है वो कंप्लीटली साइक्लिक है और इसमें मैक्सिमम वर्क सबसे ज्यादा है, सबसे मैक्सिमम है वर्क।
क्योंकि इसमें कोई फ्रैक्शनल लॉस वगैरह नहीं है, तो इसमें वर्क है वो सबसे मैक्सिमम है। और आइसोथर्मल जो है, आइसोथर्मल इसमें भी मैक्सिमम वर्क है लेकिन साइक्लिक से कम। और हाँ, आइसोथर्मल इज अ पार्ट ऑफ साइक्लिक, साइक्लिक इज जनरल नेम, आइसोथर्मल इज अ पार्ट ऑफ साइक्लिक, जिसका ये मतलब है कि साइक्लिक में मैक्सिमम वर्क होगा, दूसरे नंबर पर होगा आइसोथर्मल या आइसोबैरिक। दूसरे नंबर पर आइसोथर्मल भी हो सकता है, आइसोबैरिक भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम। ओके, तो सबसे मैक्सिमम वर्क साइक्लिक में, दूसरे नंबर पर मैक्सिमम किस में होगा, आइसोथर्मल या आइसोबैरिक, डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं a heat engine takes 800 joule of heat, 800 joule of heat वो ले रहा है at 1000 Kelvin and exhausts 600 joule of heat at 400 Kelvin, then actual efficiency is, actual efficiency मालूम करें। तो efficiency की इक्वेशन है 1 minus Q2 divided by Q1। तो Q2 के वन है कितना 600, Q1 के वन है कितना 800 multiplied by 100%। ओके, तो ये 0 0 क्या हो जाएंगे कैंसिल्ड, तो इसके एलसीएम आ जाएगा 8, या जाएगा 1 minus 8 minus 6 multiplied by 100%। तो इससे आ जाएगा, इससे आ जाएगा, पता नहीं क्या आ जाएगा, ये आंसर तो मैंने नहीं देखा, तो ये आ जाएगा 2/8 multiplied by 100%। तो मेरे ख्याल में 200 डिवाइड बाय 8, 200 एक दफा हाफ करो 100, फिर हाफ करो 50, फिर हाफ करो 25%। दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है if the temperature of heat source increases the efficiency of Carnot engine is। तो याद रखिए, याद रखिए, टेम्परेचर ऑफ हीट सोर्सेज इंक्रीजेस, तो जब भी हम सोर्स का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, किसका, सोर्स का टेम्परेचर T1, तो याद रखिए एफिशिएंसी विल रिमेन द सेम, एफिशिएंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एफिशिएंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसका ये मतलब हुआ कि जब सिर्फ ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इंक्रीज हो जाएगा, व्हाट इज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी विल रिमेन द सेम। और ये आप लोग बहुत सारे गाइड्स में और बहुत सारे नोट्स में इसका आंसर गलत लिखा हुआ है, इसका आंसर लिखा हुआ है इंक्रीज। तो आप कहेंगे कि इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द सिंक, सिंक टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सिंक का टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, फिर एफिशिएंसी इंक्रीज हो सकती है, लेकिन मेरी बातें आपको ज्यादा समझ नहीं आएगी क्योंकि आप लोगों ने एफिशिएंसी का टॉपिक तफसील से नहीं पढ़ा हुआ, और ना मैं अभी वो टॉपिक पूरा कंप्लीटली समझा सकता हूँ इस टाइम पर। तो आप लोग जो है इस बात को याद रखें कि टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इंक्रीज होगा, एफिशिएंसी विल रिमेन द सेम, जब तक उसने ये कंडीशन ना बताया हो कि टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज कांस्टेंट। अगर वो कहे कि टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इंक्रीज एंड सिंक इज कांस्टेंट, देन एफिशिएंसी में इंक्रीज, देन एफिशिएंसी में इंक्रीज। ओके, तो इसमें आ जाएगा रिमेन्स द सेम, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज 273.16 Kelvin, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ट्रिपल पॉइंट का मतलब है कि एक ही टेम्परेचर पर वाटर के तीनों स्टेट इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करें, आइस, लिक्विड एंड गैसेस। 3 स्टेट जो है वो एक ही टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करे, तो उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट। तो इस टेम्परेचर पर वाटर के तीनों स्टेट इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, इस टेम्परेचर को कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं a real gas can be approximately to an ideal gas at low density। okay, option A, at low density। तो याद रखें
इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, यानी इसका आंसर हो सकता है लो डेंसिटी, हाई वॉल्यूम, हाई टेम्परेचर या लो प्रेशर। तो ये सारे इसके आंसर हो सकते हैं। तो रियल गैस अप्रोक्सीमेटली बिहेव एज एन आइडियल इफ द डेंसिटी इज लो, या the high there is a high volume, yeah there is a high temperature, yeah there is a low pressure. So these are the condition on which a real gas is behaving as a ideal gas. Okay, तो इसमें इन चारों में कोई भी ऑप्शन होगा तो वो सही होगा। तो ऑप्शन ए लो डेंसिटी मौजूद है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, एमसीक्यू नंबर 10, एमसीक्यू नंबर 10, if the volume is gas to be increased by 4 times, कह रहे कि वॉल्यूम को क्या करो, वॉल्यूम को करो 4 टाइम्स, देन ऑप्शन ए कह रहे टेम्परेचर एंड प्रेशर मस्ट बी डबल। ये तो गलत है, टेम्परेचर और प्रेशर तो डबल नहीं हो सकता। एट कांस्टेंट प्रेशर द टेम्परेचर मस्ट बी 4 टाइम्स, दैट इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स फर्स्ट लॉ प्रेशर कांस्टेंट होगा और वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो अगर वॉल्यूम 4 टाइम्स होगा तो टेम्परेचर भी 4 टाइम होगा। इसका जो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें बस एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये क्वेश्चन कंसेप्चुअली गलत है। कंसेप्चुअली गिवन होना चाहिए था कि इफ द टेम्परेचर इज 4 टाइम, इफ द टेम्परेचर इज 4 टाइम, क्योंकि टेम्परेचर इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वॉल्यूम इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट गिवन होना चाहिए और डिपेंडेंट का पता मालूम करना चाहिए। तो इसमें खैर उल्टा गिवन है, कंसेप्चुअली तो गलत है, लेकिन आपको ये समझ आ गया कि जब वॉल्यूम 4 टाइम होगा तो टेम्परेचर भी 4 टाइम होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इन विच ऑफ द सिस्टम लिस्टेड बिलो इज द एंट्रोपी डिक्रीजिंग। एंट्रोपी कब डिक्रीज होगी? आसान सी बात है, एंट्रोपी बराबर है डेल्टा क्यू डिवाइड बाय टी। हीट लीविंग होगा, हीट लीविंग होगा यानी डिक्रीज होगा, एंट्रोपी डिक्रीज। तो इसमें है हीट लीविंग में है ऑप्शन ए कूलिंग। कूलिंग का मतलब है हीट लीविंग। तो जब भी हीट लीविंग होगा तो वो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम जो है वो डिक्रीज। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है if the temperature of the source and sink of Carnot engine having efficiency eta are each decreased by 100 Kelvin, then the efficiency will be। अच्छा, तो कह रहे हैं कि हमारे पास efficiency है 1 minus Q2 divided by Q1, ये तो आपको पता है, multiplied by 100%। वो कह रहे हैं कि अगर हम इन दोनों हीट को या in terms of temperature लिख लो इसको T2 divided by T1, ओके, हम इन दोनों टेम्परेचर को, सिंक और सोर्स के टेम्परेचर को 100 केल्विन डिक्रीज करें, दोनों को, इसको भी 100 केल्विन डिक्रीज करो, इसको भी 100 केल्विन डिक्रीज करो, तो फिर क्या होगा एफिशिएंसी के साथ। अच्छा, तो लेट अस टेक T1 हमने लिया 800 केल्विन और T2 हमने लिया 400 केल्विन। अब मैं आपसे कोई वैल्यू लो, पहले इसकी एफिशिएंसी मालूम करो साहब। इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 1 minus T2 divided by T1 multiplied by 100%। तो 0 0 के साथ क्या हुआ? कैंसिल्ड। अच्छा, ये हो जाएगा 8 minus 4 divided by 8 multiplied by 100%। ये हो जाएगा 4 by 8 multiplied by 100%। 4 और by 8 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 1/2 multiplied by 100%, किया जाएगा 50%। तो इन टेम्परेचर की एफिशिएंसी क्या आ गई? 50%। अच्छा, अब इस तरह करो कि इसको भी 100 डिक्रीज करो और इसको भी 100 डिक्रीज करो, दोनों को 100 डिक्रीज करो, तो देखिए क्या आ जाएगा। अब दोनों को 100 डिक्रीज करो तो 800 को 100 डिक्रीज करो तो यह आ जाएगा 700 और इसको 100 डिक्रीज करो, यह आ जाएगा 300। अच्छा, तो इस कैल्शियम आ जाएगा 300 ना, 0 0 तो कैंसिल हो जाएंगे, इस कैल्शियम आ जाएगा 3 minus 7 multiplied by 100%। ओहो, मैंने उल्टा लिख लिया।
उल्टा लिखिए, इसको 100 डिग्रीज करो, इसको 100 डिग्रीज करो, तो T2 हो जाएगा 300 और T1 हो जाएगा 700 मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो 0 0 के साथ कैंसिल, इसका एलसीएम आ जाएगा 7 7 - 3 मल्टीप्लाइड बाय 100%। ओके, तो आ जाएगा 4/7 मल्टीप्लाइड बाय 100%, तो इससे आ जाएगा 57%। पहले एफिशिएंसी कितनी थी? 50%, अब कितनी है? 57%। तो एफिशिएंसी इंक्रीज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होगी। अब इसके बाद है, ये तो एमसीक्यूज खत्म हो गए, अब इसके बाद है न्यूमेरिकल्स। अच्छा, तो न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1, पहले ये बोर्ड में उठा देता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लें। वेलकम बैक। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 1 है वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड falls from a height of 854 meters. टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड और हाइट गिवन है 854 मीटर। If the whole energy is used in increasing the temperature, whole energy is used in increasing the temperature, find out the temperature। तो हमने फाइनल टेम्परेचर मालूम करना है, हाइट गिवन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज गिवन, that is 4200 joule per mole per Kelvin, per mole या per kilogram per Kelvin, per kilogram per Kelvin। per किलोग्राम का मतलब है मास में 1 किलोग्राम है, लेकिन मास की जरूरत हमें नहीं है। कंसेप्चुअली इसका आंसर ये कि एक वाटर ड्रॉपलेट है, ये गिर रहा है इन एयर में गिर रहा है। जब एयर में गिर रहा है तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ गिर रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ गिरने का ये मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रहा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रहा, तो जब ये गिर रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहाँ जा रही है? ये तो कांस्टेंट से आ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट हुई, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। अब जब नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो वो कहाँ जा रही है? तो इसका आंसर ये है कि जो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है वो वाटर मॉलिक्यूल है वो एयर के साथ कोलिजन कर रहा है, तो वो गर्म हो रहा है, तो इसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें? हीट एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर है mgh और हीट एनर्जी बराबर है cm डेल्टा t। तो m और m कैंसल, तो ये आ जाएगा gh इज इक्वल टू c इंटू T2 माइनस T1। ये c को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा gh बाई c इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो T1 इधर आकर शिफ्ट करो, क्या हो जाएगा? T1 इधर आकर शिफ्ट करो तो ये आ जाएगा T2 इज इक्वल टू gh डिवाइड बाई c प्लस T1। लेकिन यार देखिए T1 को केल्विन में पहले कन्वर्ट करें, 293 केल्विन हो जाएगा। तो इधर पुटिंग कर दें, g की वैल्यू पुट करें 9.8, हाइट की वैल्यू पुट कर दें 854 और c की वैल्यू पुट कर दें 4200 और T1 की टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर दें 293 केल्विन। तो पुटिंग करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा टेम्परेचर का जो आंसर आएगा वो केल्विन में आएगा, लेकिन इसको वापस सेल्सियस में कन्वर्ट करें। अच्छा, क्योंकि आंसर जो है इसका सेल्सियस में है। क्वेश्चन नंबर 2 है 25,200 joule of heat is supplied, तो ये डेल्टा Q है। 25,200 joule heat is supplied while the system does 6,000 joule of work, और सिस्टम ने वर्क किया 6,000 joule वर्क। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये हमारे पास है डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो ये भी गिवन है और ये भी गिवन है और डेल्टा U हमने मालूम करना है, तो इसमें पुटिंग करनी है, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? A sample of ideal gas is uniformly heated at constant pressure if the amount of heat is 180 joule। ये जो 180 joule गिवन है ये कांस्टेंट प्रेशर का गिवन है, ये एट कांस्टेंट प्रेशर का गिवन है। is supplied to the gas, calculate the change in internal energy
change in internal energy and work done by the gas, work done by the gas। और गेमा गिवन है, गेमा इसका है 1.41, ये गिवन है। गेमा गिवन भी ना हो तो हमें इसकी वैल्यू याद होती है। तो डेल्टा क्यू की क्या वैल्यू है? डेल्टा क्यू की वैल्यू है सीपी एंड डेल्टा टी, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। और ये सीपी इन टर्म्स ऑफ गेमा किसके बराबर है? ये सीपी इन टर्म्स ऑफ गेमा बराबर है गेमा सीबी, ये गेमा सीबी के बराबर है। और याद रखें ये जो सीवी एंड डेल्टा टी है ये बराबर है इंटरनल एनर्जी, जिसका ये मतलब हुआ कि डेल्टा क्यू बराबर हुआ गेमा इनटू इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी मालूम करना है तो गेमा को डिवाइड कर दो, तो डेल्टा क्यू डिवाइड बाय गेमा इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो ये बताएं डेल्टा क्यू की वैल्यू है यस 180 जॉल, गेमा की वैल्यू है यस 1.41। तो इसमें पुटिंग करते हैं तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू फाइंड। अच्छा, इंटरनल एनर्जी तो मालूम हो गया, अब क्या मालूम करना है? वर्क डन। तो वर्क डन तो हम मालूम कर सकते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो ये बताओ डेल्टा क्यू है यस, इंटरनल एनर्जी है यस, तो इसमें पुटिंग करते हैं वर्क डन डन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन वर्किंग बिटवीन स्टीम एंड आइस पॉइंट। तो स्टीम की और आइस पॉइंट की कितनी होती है? स्टीम की टेम्परेचर है 373 और आइस का टेम्परेचर है 273 और एफिशिएंसी हमने मालूम करनी है। तो याद रखें इस चैप्टर में जो छोटा टेम्परेचर होगा वो T2 होगा और जो बड़ा टेम्परेचर होगा वो T1 होगा। इस पूरे चैप्टर में एक बात याद रखें, जो छोटा टेम्परेचर होगा वो T2, जो बड़ा टेम्परेचर होगा वो T1। अच्छा, एफिशिएंसी का फार्मूला है 1 - T2 डिवाइड बाय T1 मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो इसमें पुटिंग करते हैं T1 कितना है, T2 कितना है, ये पुटिंग कर दें 273 डिवाइड बाय 373 मल्टीप्लाइड बाय 100%। कैलकुलेटर से ये कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 26.8% इज द एफिशिएंसी। ओके, ये मालूम हो गया। अब मालूम करें, अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप बुक को पहले से खोलें और इसको पढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है अ कार्नोट हीट इंजन एब्जॉर्ब 2000 जूल हीट। एक इंजन है उसने एब्जॉर्ब किया 2000 जूल ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट इंजन एट 227 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड रिजेक्ट्स 1200 जूल हीट। और 1200 जूल हीट को रिजेक्ट किया मतलब सिंक की तरफ चला गया ड्यूरिंग ईच साइकिल टू सिंक। कैलकुलेट द एफिशिएंसी and temperature of the sink and work done during the cycle or work done during the cycle। तो work done भी मालूम करना है और टेम्परेचर गिवन है सोर्स का वो है 227 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन टेम्परेचर को पहले केल्विन में कन्वर्ट करें, इसको केल्विन में कन्वर्ट करें 273 के साथ प्लस करें तो पता नहीं क्या आएगा। तो 273 प्लस 227 तो ये मेरे ख्याल में आ जाएगा 500, मेरे ख्याल में आ जाएगा, हाँ इंशाल्लाह 500 केल्विन आ जाएगा। अच्छा, तो हमने फाइनल सिंक का टेम्परेचर मालूम करना है, एफिशिएंसी और वर्क डन ये मालूम करना है। तो ये देखिए ये दोनों हीट तो गिवन है तो एफिशिएंसी तो इन दोनों से मालूम हो जाएगी। एफिशिएंसी का क्या फार्मूला है? 1 - Q2 डिवाइड बाय Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो Q2 कितना है? 1 - 1200 डिवाइड बाय 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो एफिशिएंसी इधर से आ जाएगी 40% इज द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इधर से मालूम होगी कितनी आ गई? 40%। अच्छा, 40% इसकी एफिशिएंसी आ गई, करेक्ट। या अगर आप इसकी एफिशिएंसी को 100 पे डिवाइड कर दो, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, तो आ जाएगा 0.4। अच्छा, और अगर आप नहीं डिवाइड करते तो ना करें, बस खैर आंसर आ जाएगा, कोई मसला नहीं है।
अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि फाइनल टेम्परेचर मालूम करो। तो फाइनल टेम्परेचर तो आसान है, एफिशिएंसी का डेफिनेशन लिख लो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एफिशिएंसी का डेफिनेशन है 1 - T2 डिवाइड बाय T1 मल्टीप्लाइड बाय 100%। ये बताएं एफिशिएंसी गिवन है, यस हमें पता है, अभी भी मालूम कर लिए, अभी भी मालूम कर ले एफिशिएंसी। ये बताओ सोर्स का टेम्परेचर है, यस सोर्स का टेम्परेचर गिवन है। तो ये बताएं सिंक का टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं, बिल्कुल आसान सी बात है। तो इसमें पुडिंग कर दें तो ये सिंक का टेम्परेचर आ जाएगा, कैलकुलेशन तो कर सकते हैं ना, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अब हमने मालूम करना है वर्क डन। तो वर्क डन तो आसान है, वर्क डन बराबर है सोर्स माइनस सिंक, यानी 2000 माइनस 1200, तो ये आ जाएगा कितना 800, हाँ 800 जॉल इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे पास हुआ न्यूमेरिकल नंबर 5। ओके, अब आ जाए न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 6, आप पढ़े न्यूमेरिकल नंबर 6 को, क्या कह रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 6? कह रहे हैं कि व्हाट इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क डन। जिसका मतलब है वर्क डन मालूम करना है। तो पहले क्या मालूम करना है, वर्क डन। फिर तो मस्ट बी परफॉर्म टू फ्रीज 1 ग्राम ऑफ वाटर। बस गिवन है 1 ग्राम। तो अब इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करें एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 कैलोरी, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड को कैलोरी में कन्वर्ट करें बाय मींस ऑफ रेफ्रिजरेटर। टेक्स टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको भी कैलोरी में कन्वर्ट करें। हाउ मच हीट इज पास टू द सराउंडिंग, मतलब Q1 मालूम करना है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो आप डेटा को लिख लें, डेटा को देखें। T1 हमारे पास है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। थोड़ा सा वेट कर लें। अच्छा, इसका डेटा आप लोग लिख लें। इसका डेटा हमारे पास है, इसका डेटा लिख लें। मैंने ये बोर्ड मिटा दिया थोड़ा सा। T1 इसमें गिवन है, ये न्यूमेरिकल नंबर 6 है। अच्छा, आप बुक में देखें T1 इसमें है 37, लेकिन इसको कैलोरी में कर दें तो आ जाएगा 310 कैलोरी। ओके, यानी 273 के साथ प्लस करें। और T2 इसका है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है 273 कैलोरी। और इसका मास गिवन है 1 ग्राम, लेकिन इसको किलोग्राम में कर दें तो ये आ जाएगा 1 ग्राम आ जाएगा 10⁻³ किलोग्राम। अच्छा, ये इसका आ जाएगा। और आपको तो पता है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर वो हमारे पास है 33,60,000 जॉल पर किलोग्राम। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। मालूम क्या करना है, मालूम करना है वर्क डन और अमाउंट ऑफ हीट पासिस थ्रू द सराउंडिंग। अमाउंट ऑफ हीट पासिस ऑन द सराउंडिंग, सराउंडिंग में हीट कितना जा रहा है Q1, और वर्क डन मालूम करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ आए। सॉल्यूशन में देखें, पहले ये जो लेटेंट हीट है ना, लेटेंट हीट से आप Q2 मालूम करें। Q2 किसके बराबर है? Q2 बराबर है m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये 10th क्लास में मैट्रिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में इक्वेशन। तो मास है 10⁻³ किलोग्राम और ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है 33,60,000 जॉल पर किलोग्राम। तो इससे ये 3 zeros के साथ कैंसिल, तो आ जाएगा 3360 हाँ 33,60,000 आ जाएगा जॉल। दैट इज द हीट। ओके, Q2, ये Q2 मालूम हुआ। अब एफिशिएंसी मालूम करना है। टेक द टेम्परेचर, हाउ मच हीट इज पास थ्रू द सराउंडिंग। अच्छा, पहले एफिशिएंसी मालूम कर ले। क्यों मालूम कर लें? इसका फायदा हमें बाद में पता लगेगा। एफिशिएंसी का फार्मूला है T2 डिवाइड बाय T1 माइनस T2। एफिशिएंसी का ये फार्मूला है T1 माइनस T2। अच्छा, अब एफिशिएंसी को देखें
T1 माइनस T2, तो ये आ जाएगा। अच्छा, इसको एफिशिएंसी आप लोग ना कहें, इसको कोफिशिएंट ऑफ कूलिंग के, कोफिशिएंट ऑफ कूलिंग आप इसको कहें। एफिशिएंसी कहना थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में और हीट इंजन उल्टा है ना। तो अगर एफिशिएंसी हीट इंजन के लिए है तो इसका मतलब एफिशिएंसी रेफ्रिजरेटर के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन आपस में उल्टा है। तो इसका मतलब है कि हीट इंजन के लिए एफिशिएंसी है तो रेफ्रिजरेटर के लिए जो है वो एफिशिएंसी नहीं हो सकती। तो T2 की क्या वैल्यू है, उधर से पुटिंग करें, 273 डिवाइड बाय 3110 माइनस 273। कैलकुलेटर से इसका आंसर आ जाएगा 7.37, 7.37। दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कूलिंग। ओके, अब वर्क डन इधर से मालूम हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ कूलिंग से। कोएफिशिएंट ऑफ कूलिंग किसके बराबर है, कोएफिशिएंट ऑफ कूलिंग बराबर है, कोएफिशिएंट ऑफ कूलिंग बराबर है Q2 डिवाइड बाय वर्क डन। तो इधर से वर्क डन किसके बराबर हुआ बताएं, वर्क डन बराबर हुआ Q2 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ कूलिंग। तो Q2 कितना है, Q2 कितना है, Q2 कितना है 3360 जूल डिवाइड बाय 7.37। इससे आ जाएगा, इससे आ जाएगा कितना आ जाएगा, इससे आ जाएगा 45.5 जूल। अच्छा, ये आ जाएगा 45.5 जूल। अब वो कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे पास मालूम हुआ W, वर्क डन तो मालूम हुआ, वर्क डन मालूम हुआ। अब हमने क्या मालूम करना है, Q1 मालूम करना है। तो Q1 तो आसानी से मालूम हो सकता है, किस तरह, वर्क डन से। वर्क डन किसके बराबर है, वर्क डन बराबर है Q1 माइनस Q2। ये बताओ Q2 है, यस Q2 है। ये बताओ वर्क डन है, यस अभी भी मालूम कर दिया वर्क डन है। तो वर्क डन भी है, Q2 भी है, तो इसमें जस्ट पुटिंग कर दें। जब आप पुटिंग करेंगे इसमें तो Q1 डन, तो Q1 मालूम हुआ। तो ये हमारे पास आया न्यूमेरिकल नंबर 6। अच्छा, ये न्यूमेरिकल नंबर 6 था। अब आ जाएं न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 7। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 7 में कह रहे हैं कि कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी। न्यूमेरिकल नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी when 10 किलोग्राम ऑफ वाटर, मास गिवन है 10 किलोग्राम। अच्छा, किधर गया, हाँ, is heated from 90 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड T1 होगा कि T2 होगा, ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये T1 हो T2 होगा। तो ये आ जाएगा 373 केल्विन और ये आ जाएगा 363 केल्विन। मैंने कहा ना, जो बड़ा टेम्परेचर होता है वो T1 होता है और जो छोटा टेम्परेचर होता है वो T2 होता है सारे चैप्टर में। ये बात आपको याद होनी चाहिए। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन है, वो गिवन है 4180 जूल पर मोल पर केल्विन, ये गिवन है। तो कह रहे कि क्या मालूम करो, कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी। तो पहले सारा करो कि डेल्टा Q मालूम करो एंट्रोपी के लिए, MC डेल्टा T। तो ये जो डेल्टा T है ये बराबर है T2 माइनस T1। तो ये आ जाएगा M कितना है, M है 10 किलोग्राम, C कितना है 4180 और T2 माइनस T1 यानी 373 माइनस 363 10, ये आ जाएगा 10। तो इसको कैलकुलेट करो, क्या आ जाएगा 41 पता नहीं कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 418000 जाओ, ये हीट आ जाएगा। अच्छा, अब हमने मालूम करना है चेंज इन एंट्रोपी। तो चेंज इन एंट्रोपी किस तरह मालूम करेंगे, डेल्टा Q डिवाइड बाय T। अच्छा, डेल्टा Q कितना है 418000 डिवाइड बाय T, ये T डिफरेंस है दोनों का, ये T दोनों का डिफरेंस है। तो इन दोनों का डिफरेंस लो छापो, इन दोनों का डिफरेंस लो, तो ये आ जाएगा 10, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 10। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 बस एक डिवाइड करो, ये आ जाएगा 41800 जूल पर केल्विन। दैट इज द आंसर फॉर चेंज इन एंट्रोपी। ओके,
अब आ जाए न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ। ये था न्यूमेरिकल नंबर 7। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 8 क्या कह रहे हैं? अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 8 जो है ये हम पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये हम किस तरह सॉल्व करेंगे? ये हम पार्ट्स में सॉल्व करते हैं। तो अब पढ़ें स्टेटमेंट को। अ सिस्टम एब्जॉर्ब 1176 जूल। तो ये हमारे पास है Q, डेल्टा Q, यानी ये सप्लाइड हीट है ना। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि एंड एट द सेम टाइम डज 352.8 जूल वर्क, और इतना वर्क किसने किया? ये डेल्टा W के बने। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अच्छा, तो हमने क्या मालूम करना है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा Q कितना के बने? डेल्टा Q के बने 1176 जूल, और वर्क डन कितना के बने? 352.8 जूल। तो कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ता हूँ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से डेल्टा Q बराबर होगा डेल्टा U प्लस डेल्टा W। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, तो डेल्टा W इधर आएगा तो ये आ जाएगा डेल्टा Q माइनस डेल्टा W इज इक्वल टू डेल्टा U। तो ये हमारे पास है 1176 माइनस 352.8। तो इसका आंसर आ जाएगा, कितना? ये न्यूमेरिकल नंबर 8 है। इसका आंसर आ जाएगा 823.2 जूल इज द इंटरनल एनर्जी। ओके, ये इसकी इंटरनल एनर्जी आ गई। अब वो कह रहे हैं, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फाइंड द इंटरनल एनर्जी, फिर इंटरनल एनर्जी मांग रहा है। फाइंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस इन द सिस्टम व्हेन इट absorb 1050 joule of heat and while 84 work is done। और वर्क डन कितना है? 84 जूल वर्क इज डन। ये गिवन है। तो अब हमने ये मालूम करना है। तो ये किस तरह मालूम करेंगे? देखिए, वही फार्मूला है डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। यही फार्मूला है, यही वाला। तो डेल्टा Q कितना है? 1050 माइनस 84, तो ये आ जाएगा 966 जूल इज इंटरनल एनर्जी। इस क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। फिर मांग रहे हैं व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये तीसरी मर्तबा मांग रहे हैं व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ अ गैस if 210 joule of heat is removed। 210 joule of heat is removed का मतलब है लीविंग। तो हीट लीविंग नेगेटिव होता है। हाँ, हीट लीविंग नेगेटिव होता है। अच्छा, तो जब उसने कहा हीट रिमूव, तो इस हीट लीविंग को हमें नेगेटिव लूंगा। एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। जब वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तो हमें अंदाजा हुआ कि वर्क डन 0, क्योंकि जब भी वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क डन हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक डेल्टा Q बराबर है डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो डेल्टा Q बराबर है -210 डेल्टा U प्लस 0। तो आ जाएगा डेल्टा U इज इक्वल टू -210 जूल। दैट इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में 3 मरतबा इंटरनल एनर्जी को मालूम कर लिया। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 को देखें गौर से, इसको पढ़ें पहले से। एन आइडियल गैस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये T1 टेम्परेचर है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 293 केल्विन। एंड प्रेशर ऑफ 1.50 × 10⁵ पास्कल तो ऐसा ही है, तो एज इट इज रहने दें। इज इन अ कंटेनर हैविंग वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करें। 1 लीटर वॉल्यूम गिवन है, इसको मीटर क्यूब में चेंज करें तो ये V1 है, यानी इनिशियल वॉल्यूम है। ऑप्शन ए, डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स मालूम करें इन द कंटेनर। बी, द गैस पुशेस अगेंस्ट द पिस्टन एक्सपेंडिंग टू ट्वाइस इट्स वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम डबल हुआ तो व्हाइल द प्रेशर फॉल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसका प्रेशर जो है वो फॉल हुआ। तो फाइंड द फाइनल टेम्परेचर। तो इसने बी में एक बात बताई
कि द गैस पुशेस अगेंस्ट अ पिस्टन व्हाइल एक्सपेंडिंग ट्वाइस द वॉल्यूम, यानी जो इनिशियल वॉल्यूम है ना 1 लीटर, ये V2 जो है वॉल्यूम डबल हुआ इसका, यानी 2 लीटर हुआ, यानी V2 जो है सेकंड वॉल्यूम यानी फाइनल वॉल्यूम वो डबल हुआ टू द इनिशियल वॉल्यूम। और व्हाइल प्रेशर फॉल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm। हाँ, फाइंड द फाइनल टेंपरेचर। तो चलो मैं डेटा लिख लेता हूँ, डेटा लिख लें क्वेश्चन शाबाश। तो T1 है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आ जाएगा 293 केल्विन। अच्छा, प्रेशर P1 गिवन है 1.50 into 10 power 5 पास्कल। अच्छा, V1 है वॉल्यूम 1 लीटर, 1 लीटर को कहें 1/1000 मीटर क्यूब, तो जाएगा 10 पावर -3 मीटर क्यूब। ओके, और आइडियल गैस कांस्टेंट आपको याद होना चाहिए 8.31 जॉल पर मोल पर केल्विन, ये आइडियल गैस कांस्टेंट। तो क्या कह रहे हैं कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स एंड डिटरमाइन द फाइनल टेंपरेचर। और उसने एक बात बताई थी कि जो वॉल्यूम हुआ फाइनल वो हुआ डबल ऑफ द इनिशियल, यानी V2 जो है वो 2V1 हुआ, और ये जो प्रेशर P2 हुआ वो फॉल्स हुआ टू द 1 atm। 1 atm कितना होता है 10 23 10 13 25 10 13 25 पास्कल, ये तो आपको पता होगा 10 13 25 पास्कल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पास्कल में कन्वर्ट करें तो क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स और फाइनल टेंपरेचर मालूम करना है। अच्छा, तो आइडियल गैस इक्वेशन तो आपको पता होगा, P = nRT, P = nRT। हाँ, उसमें पुटिंग करें नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन को, P = nRT, तो इधर मैं लिख लेता हूँ P1 = nRT। अच्छा, तो क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है, बिल्कुल। तो इसको डिवाइड करें, तो नंबर ऑफ मोल्स = P1 डिवाइड बाय RT1। तो P1 की वैल्यू पता है 1.50 into 10 power 5 पास्कल। V1 की वैल्यू पता है 1 लीटर या 10 power -3 मीटर क्यूब। आइडियल गैस कांस्टेंट है 8.31 और T1 है 293 केल्विन। तो इसमें पुटिंग कर दें तो नंबर ऑफ मोल्स मालूम हो जाएगा कितने, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 6.16 into 10 power -2 मोल्स, ये इसके मोल्स आ जाएंगे। अच्छा, अब हमें मालूम करना है T2, तो दोबारा यूज करें सेकंड आइडियल गैस इक्वेशन, P2 = nRT2, लेकिन इधर V2 की जगह पुट कर दे 2V1, क्योंकि उसने कहा कि जो सेकंड वॉल्यूम है वो डबल टू द इनिशियल वॉल्यूम, अच्छा, तो सेकंड वॉल्यूम क्या हुआ, डबल टू द इनिशियल वॉल्यूम। अच्छा, और nRT एज इट इज क्या मालूम करना है, फाइनल टेंपरेचर, तो nR को डिवाइड कर दो, तो फाइनल टेंपरेचर = P2 2V1 डिवाइड बाय nR। तो ये बताएं P2 की वैल्यू पता है 1 एटमॉस्फेरिक, यस 1 एटमॉस्फेरिक या 10 13 25 पास्कल, 10 13 25 पास्कल। और V1 की वैल्यू 10 power -3 मीटर क्यूब, और n की वैल्यू गिवन अभी मालूम कर ली, और आइडियल गैस कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है 8.131 जॉल पर मोल पर केल्विन। तो ये सारी वैल्यूज पुटिंग करते हैं, ये सारी वैल्यूज हमें पता है। जब ये सारी वैल्यूज पुटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा टेंपरेचर कितना, ये आ जाएगा 395 केल्विन टेंपरेचर इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये हमारे पास हुआ न्यूमेरिकल नंबर 9। लास्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 10, लास्ट न्यूमेरिकल है। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 10, इसको पढ़ें स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट को आप पहले से पढ़ लें, क्या कह रहा है। अच्छा, ये कह रहा है कि ब्लॉक ऑफ आइस
273 Kelvin is put in thermal contact with a container of steam at 373 Kelvin. तो याद रखें ये जो 273 Kelvin ये कम टेम्परेचर है, 373 ज्यादा है, तो जो कम है वो T2 है और जो ज्यादा है वो T1 है. अच्छा, converting 25 gram of ice to water at 273 Kelvin while condensing some of the system to water at 373 Kelvin. Option A, find the change in entropy of the system. अच्छा, change in entropy of the ice system ना. Option A में क्या कह रहे हैं? Find the change in entropy of the ice. Option B में कह रहा है find the change in entropy of the steam. Option C में कह रहा है find the change in entropy of the universe. यूनिवर्स की जो है वो मालूम करें. तो चलो पहले इस तरह करते हैं कि डेटा को लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या क्या गिवन है, क्या क्या मालूम करना है. अच्छा, तो आइस का टेम्परेचर अगर गिवन ना भी हो तो हमें पता है 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और स्टीम का टेम्परेचर अगर गिवन ना भी हो तो हमें पता है 373 केल्विन. ये तो गिवन भी है खैर, लेकिन अगर गिवन ना भी होता फिर भी हमें पता है. और मास ऑफ वाटर गिवन है 25 ग्राम, इसको किलोग्राम में कर दें तो आ जाएगा 0.025 किलोग्राम. ये है मास ऑफ वाटर. अच्छा, ओके, तो कह रहे हैं. और हाँ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो आपको पता है 60,000 जॉल पर केल्विन, जॉल पर किलोग्राम. ओके, तो ये कह रहे हैं कि फाइंड चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द आइस, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द स्टीम एंड चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स. तो तीन हमने मालूम करने चेंज इन एंट्रोपी. तो सबसे पहले आप लोगों ने मालूम करना है हीट एक्सचेंज. इस सिस्टम को कितना हीट मिलेगा या सराउंडिंग को कितना हीट मिलेगा. तो वो हीट एक्सचेंज हम मालूम कर सकते हैं बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास है m into hf. m कितना है 0.025 और h कितना है 3360,000. तो ये कैलकुलेट करें तो हीट आ जाएगा 88,400 जॉल. ये मालूम हुआ हीट एक्सचेंज, कि ये हीट एक्सचेंज मालूम हुआ. इससे हमें पता लग गया कि सिस्टम को कितना हीट मिलेगा या सराउंडिंग को कितना हीट मिलेगा, ये मालूम हुआ. अब मालूम करते हैं चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द आइस. आइस की चेंज इन एंट्रोपी हम मालूम करते हैं. तो आइस की चेंज इन एंट्रोपी मालूम करते हैं डेल्टा Q डिवाइड बाय T. ओके, तो ये हम मालूम करते हैं. तो अगर ये आइस का एंट्रोपी है तो ये आइस का टेम्परेचर होगा. अच्छा, तो अब डेल्टा Q कितना है 8,400 डिवाइड बाय आइस का टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन. फिर से आइस की एंट्रोपी आ जाएगी, बुक में गिवन है, ये आ जाएगा 30.5 joule per Kelvin is the change in entropy of the ice. Okay, अब हम मालूम करते हैं change in entropy of the steam. तो स्टीम की चेंज इन एंट्रोपी हम मालूम करते हैं. तो स्टीम की चेंज इन एंट्रोपी गिवन है डेल्टा Q डिवाइड बाय टेंपरेचर ऑफ द स्टीम का टेंपरेचर. तो इसमें वैल्यूज पुटिंग करें शाबाश. तो स्टीम का हीट एक्सचेंज कितना है, हीट एक्सचेंज है -8400 जॉल. माइनस वाली माइनस क्यों, माइनस इसलिए क्योंकि स्टीम की एंट्रोपी तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है. तो अगर स्टीम की एंट्रोपी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है तो इसका ये मतलब है कि इसमें हीट मजीद नहीं आ सकता. इसके लिए हीट अनअवेलेबल है. इसका मतलब है अब ये जो हीट एक्सचेंज है ये हीट एंटरिंग नहीं है, ये हीट लीविंग है. स्टीम में तो हीट एंटर नहीं हो सकता ना. स्टीम से अब तो हीट लीव होगा. तो जब हीट लीव होगा तो वो हमेशा नेगेटिव होगा. अच्छा, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा ऊपर लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द स्टीम आ जाएगा -22.5 जॉल पर केल्विन. -22 जॉल पर केल्विन इज द एंट्रोपी ऑफ द स्टीम. ओके, अब वो कह रहे कि फाइंड द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स. तो
तो अब हमने यूनिवर्स का मालूम करना है। यूनिवर्स का मतलब है टोटल एंट्रोपी। तो टोटल एंट्रोपी का मतलब है कि आइस की एंट्रोपी और स्टीम की एंट्रोपी को आप लोग प्लस करें। आइस की एंट्रोपी और स्टीम की एंट्रोपी को आप लोग प्लस करें। तो आइस की एंट्रोपी कितनी है 30.5 प्लस ना माइनस 22.5, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल में 8.2 जॉल पर केल्विन इज द टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। तो ये हमारे पास आ गया टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई एमसीक्यूज में या न्यूमेरिकल में मसला है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। कोई भी एमसीक्यूज हो, कोई भी न्यूमेरिकल, इसको पढ़ लें, देख लें, समझ नहीं आया तो फिर आप लोग कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं इसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अस्सलामु अलैकुम।